कैप्टन शकील की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से सारी टीम की जानें बच गई थीं। जोसेफ भी कैप्टन शकील की बहादुरी का पूरी तरह मद्दाह था। इमरान के बाद ये दूसरा आदमी था जिससे जोसेफ मुतासिर हुए बगैर न रह सका था। सारी टीम अपना अपना सामान उठाए एक बार फिर अपने सफर पर रवाना हो चुकी थी। इमरान रात को ही ब्लैक जीरो से आइंदा रास्ते की तमाम पोजीशन ले चुका था। चुनाचे अब वो आसानी से उस रास्ते पर जा रहे थे। 2 दिन तक सफर के दौरान उन्हें कोई खास वाकया पेश नहीं आया, लेकिन 2 दिन के सफर के बाद उन्हें इमरान से मालूम हुआ कि वो रास्ता भूल चुके हैं, क्योंकि रात ही ब्लैक जीरो ने इमरान को बताया था कि कंपस की एक डिग्री गलत थी। अब वो अपनी मंजिल मकसूद से काफी दूर हो चुके थे। ब्लैक जीरो की ये गलती एक भयानक गलती थी, क्योंकि उस पुरस्कार जंगल में रास्ता भूल जाने का मतलब सिवाय तबाही के और कुछ न था। लेकिन ब्लैक जीरो भी आखिर इंसान था। अब गलती हो चुकी थी। इमरान ने ब्लैक जीरो को दोबारा समत मापने को कहा और उसकी तरमीम शुदा समत बताने पर वो पूरी टीम को लेकर उस तरफ चल पड़ा। इमरान सबसे पीछे पीछे सफदर से बातें करता हुआ आ रहा था। अचानक उसे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और पेशाब करने के बहाने एक तरफ झाड़ी में चला गया। ब्लैक जीरो ने उसे बताया कि वो बूमी कबीले की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। इमरान बूमी का लफ्ज सुनते ही तशवीश में पड़ गया, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों में बूमी सबसे ज्यादा वहशी और आदमखोर कबीला था। आज तक उस कबीले से बहुत कम अफराद अपनी जानें बचा सके थे। इमरान ने ब्लैक जीरो को कहा कि वो कन्नी काट कर उनके काफिले के पीछे चला जाए, ताकि अगर उनको कुछ हो जाए तो ब्लैक जीरो बर वक्त उनकी मदद कर सके। और खुद उसने टीम को सारे वाकयात बताकर होशियार रहने को कहा, क्योंकि उस कबीले से निपटना बड़ा ही मुश्किल था। बहरहाल तन बतकदीर वो आगे बढ़े जा रहे थे। इमरान ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि वो उसकी इजाजत के बगैर हरगिज फायर न करें, क्योंकि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। और इमरान ने कुछ सोचकर अपने कपड़े उतारे और एक निक्कर पहनी और जिस्म पर मुख्तलिफ रंग मल लिए। सर पर एक झाड़ी बांधी और वो किसी वहशी कबीले का एक जादूगर नजर आ रहा था। सब लोग उसकी इस हैयत को देखकर हंस रहे थे और इमरान तरह तरह के मुंह बनाकर उनको और भी हंसा रहा था। अचानक दूर से ढोल बजने की आवाज आई और इमरान समझ गया कि बूमी कबीले के पहरेदारों ने उन्हें देख लिया है और अब वो अपने साथियों को इत्तला दे रहे हैं। और फिर जंगल में दूर दूर तक ढोल बजने की लगातार आवाजें आने लगी, लेकिन टीम चलती रही। अचानक ही झाड़ियों में सरसराहट हुई और जंगलियों का एक गिरोह जो बिल्कुल नंगा था, हाथ में तीर कमान और नेज़े लिए सामने खड़ा था। उनके नेज़े यकीनन जहर आलूद थे और फिर उनको देखते देखते चारों तरफ से वहशियों के सर उभरने लगे। अब उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से वहशियों के नरगे में हैं। इमरान सबसे आगे था। अचानक वहशियों की सफों में हरकत हुई और एक वहशी लंबा सा नेज़ा लेकर आगे बढ़ा। उसने जंगली जबान में कुछ चीख कर कहा। उसके जवाब में इमरान ने भी उसी जबान में बात की। इमरान के मुंह से ये जंगली जबान इतनी रवानी से सुनकर सब हैरान हो गए। इमरान बजाते खुद एक जंगली लग रहा था। थोड़ी देर तक जंगली जबान में बातचीत होती रही, फिर जंगलियों ने उन्हें अपने नरगे में लेकर चलना शुरू कर दिया। इमरान ने टीम को बताया कि ये वाकई बूमी कबीला है। मैंने एक जादूगर का रूप धारा है। मैंने इन्हें बताया है कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और तुम्हारे मुतल्लिक मैंने इन्हें बताया है कि ये भी एक कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जो सारे का सारा जादूगरों का कबीला है। इनके पास आतिशी जबान वाले सांप हैं जो बहुत दूर से इनके एक इशारे पर लोगों को मार देते हैं। वो हमसे काफ़ी मुतासिर मालूम होते हैं, लेकिन आगे जाकर हम पर क्या गुजरेगी ये खुदा बेहतर जानता है। बहरहाल अब हमें इंतहाई एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जरा सी बेएहतियाती हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। जंगलियों का गोल ढोल बजाता हुआ नाचता कूदता उनको लिए जा रहा था। थोड़ी देर बाद घने जंगल के ऐन दरमियान में एक बहुत बड़ा कला दरख्तों से कतई पाक नजर आया। उसमें बेढंगी किस्म की झोंपड़ियां पड़ी हुई थीं और कई औरतें और बच्चे नंग धड़ंग फिर रहे थे। दरमियान में एक बहुत बड़ी झोंपड़ी थी जिसको शेर की खाल से ढांपा गया था। ऐसा मालूम होता था जैसे ये झोंपड़ी तमाम तर शेर की खाल की बनी हुई है। यकीनन ये झोंपड़ी कबीले के सरदार की थी। उसके आगे जाकर इमरान और उसके साथियों को खड़ा कर दिया गया। हजारों जंगली उनको देखने के लिए इर्द गिर्द खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद जंगलियों का सरदार सर पर परों का ताज पहने झोंपड़ी से बाहर निकला। वो एक कवि हैकल और इंतहाई ताकतवर आदमी था। उसके दोनों तरफ 2 जवान औरतें इंसानी खोपड़ियों में शराब लिए चल रही थीं। सरदार के गले में इंसानी खोपड़ियों का हार था, जिनको जंगलियों की खास टेक्निक से सुखाकर छोटा कर लिया गया था। इमरान के साथ आने वाले छोटे सरदार ने उसे इमरान की वो बातें बताईं। फिर इमरान से बराह रास्त बातचीत के बाद सरदार अपनी झोंपड़ी में चला गया और उसके साथियों को एक और झोंपड़ी में कैद कर लिया गया। लेकिन उनके सामान को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, क्योंकि जंगलियों की समझ में ही न आया कि ये कैसा सामान है।
झोंपड़ी में जाते ही सब इमरान के गिर्द हो गए। सरदार से उसकी क्या बात हुई? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, बातचीत क्या खास होनी थी? कैप्टन शकील ने पूछा, क्यों, क्या बात हुई? इमरान ने कहा, अब उन्होंने ये शर्त रखी है कि हम आज रात को तुम्हारी जादूगरी की आजमाइश करेंगे। अगर तुम पूरे उतरे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारे बाकी साथियों को भून कर खा जाएंगे, क्योंकि उनके ख्याल में तुम जादूगर मालूम नहीं होते, और अगर मैं नाकाम हो गया तो मुझे कत्ल कर देंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। सफदर ने सवाल किया, हमें क्यों छोड़ देंगे? इमरान ने ऐसे मुंह बनाते हुए कहा जैसे कौनैन चबाई हो। बोला, तुम्हारा गोश्त कड़वा है ना। इस हालत में होने के बावजूद बाकी साथियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। इमरान बोला, वो तुम्हें इसलिए छोड़ देंगे कि उनके ख्याल में तुम किसी नामालूम कबीले के लोग हो। वो तुम्हें छोड़कर तुम्हारे कबीले से दोस्ती का आगाज करेंगे। तनवीर ने पूछा, वो आजमाइश क्या होगी? इमरान बोला, जूलिया की खोपड़ी मंगवानी पड़ेगी। ये बात तनवीर न जाने किस ख्याल के तहत जब्त कर गया। इमरान बोला, बहरहाल आप लोग किसी किस्म का जिक्र न करें। नाशाद ने संजीदा होकर दरियाफ्त किया, क्या X2 यहाँ हमारी कोई मदद नहीं करेगा? इमरान ने कहा, जरूर मदद करेगा, वो हर लम्हे हमारे नजदीक रहता है। बहरहाल आप लोग किसी किस्म की फिक्र न करें। अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं तुम्हें अकेला नहीं मरने दूंगा, और अगर नाकाम हो गया तो फिर वो मामला ठीक है, आप लोगों की जानें तो बच जाएंगी। न जाने ये बात कहते हुए इमरान के चेहरे पर हिमाकतें कहाँ गायब हो गई थीं। जोसेफ ने नारा लगाया, ग्रेट बॉस। वो यहाँ भी बोतल को मुंह लगाए शराब पी रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि बॉस हर मौके पर कामयाब हो जाता है। आधी रात के वक्त उन सबको बाहर निकाला गया। सामने खुले मैदान में एक दायरा बांधे सारे जंगली बैठे थे। दरमियान में वसी मैदान था, चारों तरफ मशलें जल रही थीं। एक तरफ लकड़ी की एक बड़ी सी स्टेज पर सरदार बैठा हुआ था। इमरान और उसके साथियों को उस मैदान में ले जाया गया। बाकी टीम को एक तरफ बिठा दिया गया और इमरान ने झोंपड़ी ही में कोड वर्ड्स में ब्लैक जीरो को होशियार रहने के लिए कह दिया। और उस वक्त ब्लैक जीरो उस मैदान के नजदीक ही एक घने दरख्त पर बैठा सारी कार्रवाई देख रहा था। वो सिर्फ इशारे ही का मुंतजिर था। उसने स्याह रंग के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसके देख लिए जाने का खतरा नहीं था। चुनाचे वो इत्मीनान से बैठा था। इमरान को बताया गया कि उसे जमीन पर लिटा दिया जाएगा और हमारा एक आदमी उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारेगा। अगर उस कुल्हाड़ी की जर्ब से वो मर गया तो वो झूठा जादूगर साबित होगा। अगर कुल्हाड़ी की जर्ब ने उसे नुकसान न पहुंचाया तो सच्चा जादूगर होगा। अगर वो मर गया तो उसके साथियों को आज़ाद कर दिया जाएगा, और अगर वो न मरा तो उसके साथियों को मार दिया जाएगा। इमरान ने एक लम्हे के लिए सोच कर कहा, अगर मैं उस कुल्हाड़ी मारने वाले को अपने इल्म के जोर से पहले ही मार दूं तो क्या मैं सच्चा हूंगा कि नहीं? सरदार ने एक लम्हे सोच कर कहा, तुमने कुल्हाड़ी मारने वाले आदमी को कुल्हाड़ी मारने से पहले बगैर किसी हथियार के मारो तो उसके 2 आदमी तुम पर वार करेंगे। अगर तुम उन्हें भी मार दो तो 3 आदमी, यहाँ तक के 5 आदमी तक तुम पर वार करेंगे। 5 आदमी तुम पर वार करने से पहले मर गए तो सच्चे करार दिए जाओगे, वगरना नहीं। इमरान ने कहा, एक बात है, अगर 2 आदमी तक मैं मार दूं, 2 के बाद मेरे दीगर साथी उन्हें अपने जादू के जोर से मार दें, तो क्या मेरे साथ मेरे साथियों को भी छोड़ दिया जाएगा? सरदार ने एक लम्हा सोचते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे साथ उनको भी छोड़ देंगे, लेकिन तुम या तुम्हारे साथी ऐसा कर लें, मेरे ख्याल में नामुमकिन है। इमरान बोला, जादूगरों के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, और हाँ, मुझे ज़मीन पर लिटाने से पहले अमल पढ़ने की इजाज़त दी जाए। सरदार ने उसे इजाज़त दे दी और फिर इमरान के चेहरे पर यकदम सुर्खी छा गई। उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसके मुंह से अजीब सी जबान के अल्फाज निकल रहे थे। हर लम्हे उसकी उछल कूद में इजाफा होता चला गया। दरअसल वो ब्लैक जीरो को अंगूठी के ट्रांसमीटर के जरिए कोड वर्ड्स में हिदायत दे रहा था। जब ब्लैक जीरो को हिदायत दे चुका तो उसने ब्लैक जीरो को हिदायत की कि वो बतौर X2 सफदर को ट्रांसमीटर पर हिदायत दे दे कि 2 आदमियों के बाद उन्होंने किस तरह काम करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकत सुस्त होती गई और फिर वो इत्मीनान से जमीन पर नीम मदहोशी की हालत में लेट गया। सारी टीम इंतहाई हैरत से इमरान की हरकत को देख रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान क्या कर रहा है। अचानक सफदर की घड़ी में लगे हुए ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और सफदर हैरान रह गया कि किसकी कॉल होगी। सफदर ने आहिस्ता से कहा, हेलो हेलो, सफदर स्पीकिंग। X2 की मानूस आवाज उभरी। X2। सफदर के चेहरे पर यकदम खुशी के आसार फैल गए। यस सर। X2 बोला, क्या हालात हैं? सफदर ने कहा, सर हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। फिर सफदर ने उसे तमाम तफसीलात से आगाह किया। X2 बोला, देखो मैं तुम्हारे नजदीक हूँ। फिर X2 ने शर्त के मुतालिक सफदर को तफसील से बताया। फिर कहा कि सब साथी चौकन्ने हो जाएं। जब 2 आदमी खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद 5 आदमियों को तुमने मशीन गन से खत्म करना है, लेकिन होशियार होकर।
मिस्टर सफदर, तुम्हारी जरा सी गलती से इमरान की जान चली जाएगी। ओके, ओवर एंड ऑल। और सफदर ने तमाम साथियों को X2 की कॉल के मुतालिक बताया। सबने ये सुनकर खुशी का इजहार किया। अब उन्हें यकीन हो गया कि वो इस सिचुएशन पर काबू पा जाएंगे। सफदर ने मशीन गन चेक करके संभाली। इतनी देर में एक जंगली बड़ा सा कुल्हाड़ा लिए इमरान के सर पर पहुंच गया। उसने कुल्हाड़ा मारने के लिए उठाया। हर तरफ खामोशी छा गई। सब दम बखुद थे कि न जाने आइंदा क्या होगा। अभी जंगली अच्छी तरह कुल्हाड़ा संभाल भी न सका था कि जंगली की खोपड़ी फजा में रेजा रेजा होकर बिखर गई और वो कुल्हाड़े समेत जमीन पर मुर्दा होकर गिर गया। तमाम जंगलियों की डर के मारे चीखें निकल गईं। तमाम पार्टी हैरान थी कि ये फायर कहाँ से हुआ है, क्योंकि फायर अचानक हुआ था। ये तो वो अच्छी तरह समझ गए थे कि फायर यकीनन X2 की तरफ से हुआ होगा और साइलेंसर लगी राइफल से किया गया होगा। सरदार के इशारे से दो और जंगली कुल्हाड़े संभाले आगे बढ़े। उन्होंने बड़ी फुर्ती से इमरान पर वार करना चाहा, लेकिन वार करने से पहले ही उनके दिल में रंगीन सुराख हो गए और वो जमीन पर गिर गए। चंद लम्हे के बाद वो दोनों जंगली मुर्दा थे। जंगलियों की एक बार फिर चीखें निकल गईं। अब वो खौफजदा थे। उन्हें यकीन हो गया कि ये शख्स जरूर कोई बहुत बड़ा जादूगर है। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कुल्हाड़ी मारने वाले किस तरह मर जाते हैं। अब तो सरदार के चेहरे पर भी खौफ की परछाइयां नजर आने लगी, लेकिन उसने 3 और जंगलियों को इशारा किया। वो डरते डरते आगे बढ़े। अब सफदर तैयार हो गया। इमरान ने सरदार से कहा, अब मेरे साथी जादूगरी दिखाएंगे। चुनाचे सरदार के इशारे से 3 आदमी आगे बढ़े। अभी वो इमरान के नजदीक भी नहीं पहुंचे थे, यकदम रिट रिट की मखसूस आवाज उभरी और 3 के 3 जमीन पर तड़पने लगे। सरदार ने खड़े होकर इमरान और उसके साथियों की जादूगरी को तस्लीम कर लिया। सरदार ने इमरान को खुद उठाया और फिर उनके सामने जंगली ताजीम से झुक गए। वो उनके नजदीक आने से भी खौफजदा थे। अब पूरी टीम को अच्छी झोंपड़ी में रखा गया। उनकी खूब अच्छी तरह मेहमान नवाजी की गई और फिर दूसरे दिन उन्हें वहशी अपनी सरहद से पार छोड़ गए। बूमी कबीले से बचकर निकल आने पर सब खुश थे। इमरान ने अपनी सलाहियतों का लोहा एक बार फिर मनवा लिया। X2 अब उनसे आगे आगे था। काफी चक्कर लगाने के बाद अब वो सही समत पर आ गए थे। ब्लैक जीरो के नक्शे के मुताबिक माकाजोंगा का हेडक्वार्टर सिर्फ 4 दिन की मुसाफत पर था, क्योंकि इमरान के अंदाजे के मुताबिक माकाजोंगा का हेडक्वार्टर खजदार कबीले के आसपास ही था और खजदार कबीला यहाँ से 3 दिन की मुसाफत पर था। उन्होंने खजदार कबीले से भी बचकर निकलना था, क्योंकि खजदार कबीले में भी कुछ कम वैशी और खतरनाक न थे। चुनाचे 3 दिन तक वो चलते रहे। तीसरे दिन वो खजदार कबीले की सरहद से तकरीबन 2 मील परे से आगे निकल गए और जब उन्होंने खजदार कबीले को पीछे छोड़ दिया तो सब ने इत्मीनान का सांस लिया। तकरीबन 2 दिन और चलने के बाद वो जंगल में दूर दूर तक फैले हुए एक वसी और अरीज मैदान के सिरे पर पहुंचे। उस मैदान में दरख्तों की बजाय झाड़ियां थीं। ब्लैक जीरो उनसे 1 दिन पहले यहाँ पहुंच चुका था, इसलिए जब ट्रांसमीटर पर उसने इमरान को उस मैदान के मुताल्लिक बताया तो इमरान समझ गया कि यही उनकी मंजिल मकसूद है। लेकिन उस मैदान में दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता था। तनवीर ने मैदान को देखते हुए कहा, यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं। इमरान ने चोट की, जानवर तो हैं। तनवीर बोला, तुम खुद जानवर, मेरे साथ बात करते हुए जबान को काबू में रखा करो। इमरान बोला, लो अब जबान भी संभाल कर रखते हो, जबान न हुई कोहिनूर हीरा हो गया। कैप्टन शकील ने दखलंदाजी की, बोला, मेरा ख्याल है कि अभी माकाजोंगा का हेडक्वार्टर दूर होगा। इमरान ने चैलेंज करते हुए कहा, मैं साबित कर सकता हूँ कि यही मैदान माकाजोंगा का हेडक्वार्टर है। सफदर ने पूछा, किस तरह? इमरान बोला, ये देखो, जमीन पर फौजी बूटों के निशान हैं। अब बताओ भला जंगली जानवर या वैशी लोग फौजी बूट पहने फिरते हैं? इमरान की ये बात सुनकर सब लोग झुककर गौर से फौजी बूट के एक मध्यम निशान को देखने लगे। अब सबको इमरान की बात का कायल होना पड़ा। कैप्टन शकील ने ख्याल पेश किया, तो फिर ये हेडक्वार्टर जमींदोज होगा। इमरान ने तहसीन आमेज जवाब दिया, बिल्कुल ठीक समझे। तनवीर झुंझला गया, लेकिन इसका रास्ता कहाँ होगा? सफदर ने कहा, लेकिन अगर यही हेडक्वार्टर है तो यकीनन पहरे का भी इंतजाम किया गया होगा। नाशाद ने कहा, तो इसका मतलब है कि हम लोग देखे जा चुके हैं। इमरान ने कहा, यकीनन। तनवीर ने कहा, लेकिन अब तक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, न जाने इसमें क्या मसलहत है। बहरहाल हमें उनके हेडक्वार्टर का रास्ता ढूंढना है। सब लोग 2-2 की टोलियों में बढ़ जाओ और फिर इधर उधर फिर कर रास्ते पर गौर करो। वो सब 2-2 की टोलियों में हट कर इधर उधर फिरने लगे। इमरान और जोसेफ एक तरफ थे, कहीं भी कोई रखना नजर नहीं आ रहा था। दोपहर तक सब लोग ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता न चला। दोपहर को सब लोग जंगल में वापस चले गए। उन्होंने वहां जाकर कैंप लगाया और सस्ताने लगे। अचानक शोर सा महसूस हुआ और फिर देखते ही देखते उनका कैंप मशीन गनों की जद में था। न जाने कहां से सिपाही टपक पड़े थे।
उनके जिस्मों पर बाकायदा वर्दियां थीं और वो हाथों में जदीद तर्ज की मशीन गन्ने लिए हुए थे। उन लोगों को संभलने का मौका न मिला और वो गिरफ्तार कर लिए गए। यकीनन ये माका जोंगा के एजेंट थे। वो उन सबको नरगे में लेकर मैदान की तरफ चले। एक जगह जाकर उन्होंने एक झाड़ी को हिलाया तो जमीन फट गई। उसमें रास्ता नजर आने लगा। वहां हर सिपाही पर एक सिपाही गन लिए खड़ा था। उन सबको उन सीढ़ियों के जरिए नीचे ले जाया गया। अंदर वाकई एक अलहदा दुनिया थी, एक जदीद तरीन शहर। सब लोग ये इंतजामात देख कर हैरान रह गए। उनके तसव्वुर में ही नहीं आ सकता था कि माका जोंगा का हेडक्वार्टर इतना वसी व अरीज और इतना जदीद हो सकता है। बहुत बड़े बड़े हॉल, कमरे, गैलरियां, उनमें बाकायदा इलेक्ट्रिक नस्ब था और वहां घुटन का एहसास बिल्कुल नहीं होता था। इमरान और उसकी टीम को लेकर ये लोग एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचे और हॉल को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो लोग अल्फ लैला के किसी माहौल में आ गए हों। हर चीज कदीम तर्ज माशरत की और इंतहाई पुरतकल्लुफ थी। उन्हें हॉल के दरमियान में खड़ा कर दिया गया। वो लोग हैरान नजरों से हॉल को देख रहे थे। अचानक दीवारों में से आवाज आई, तुम लोग माका जोंगा को तबाह करने आए थे, अब देखो क्या उसे वाकई तबाह कर सकते हो। इमरान ने जवाब दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। आवाज आई, वो किस तरह? इमरान ने हिमाकत आमेज लहजे में कहा, मेरे पास अलादीन का चिराग वाला जिन है जो 1 मिनट में हर चीज तबाह कर सकता है। आवाज आई, हम तुम्हारे मजाक की दाद देते हैं कि तुम इस हालत में भी मजाक कर सकते हो नौजवान। तुम्हारा लीडर कौन है? इमरान ने कहा, मैं हूँ। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर दरवाजा खुला और चंद सिपाही मशीन गन लिए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने इमरान के सिवा बाकी सबको वापस चलने का इशारा किया। इमरान वहीं खड़ा रह गया और बाकी सब लोग वापस चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक शख्स इमरान को लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ा। उस कमरे में तारीकी छाई हुई थी। सिर्फ 2 आदमियों की शबीह नजर आ रही थी। आवाज उभरी, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज यकीनन उन 2 में से किसी एक की होगी। इमरान ने कहा, मौलवी फजलदीन। लहजा बेहद करख्त हो गया, सही नाम बताओ। इमरान बोला, सही नाम का तो मेरे बाप को भी नहीं पता। आवाज आई, क्या मतलब? इमरान ने कहा, मतलब ये कि यही मेरा नाम है। अब चाहे इसके हिज्जे गलत हैं या ठीक, जैसा आप कह रहे हैं कि ये गलत है, तो इसके सही का इल्म तो मेरे बाप को भी नहीं। अगर उसे होता तो वो यकीनन उसे सही कर देता। फिर संजीदा होकर कहा, मेरे भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ? आवाज आई, तुम मजाक कर रहे हो? इमरान ने कहा, नहीं जी, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। आवाज आई, तो तुम्हारा सही नाम मौलवी फजलदीन है। इमरान बोला, जी अल्लाह के फजल से। पूछा गया, तुम किस मुल्क के एजेंट हो? इमरान बोला, तौबा करो जी, मैं और एजेंट? मैं तो एक मामूली सा सिपाही हूँ जिसे उन्होंने बतौर मजदूर इन लोगों के साथ भेज दिया है। आवाज आई, झूठ बोलते हो, हम अभी सब कुछ पता कर लेते हैं। तुम माका जोंगा से कुछ नहीं छुपा सकते। इमरान ने कहा, आप में माका कौन है और जोंगा कौन है? दाएं तरफ वाले ने कहा, मैं माका हूँ और ये जोंगा। इमरान बोला, तो फिर इसका मतलब है माका ज्यादा अजीम है क्योंकि वो दाएं तरफ बैठा है। आवाज आई, नहीं, मैं इससे ज्यादा अजीम हूँ, इसका नंबर मेरे बाद है। इमरान ने जोरदार कहा मारा, फिर कहने लगा, मैंने तो दुनिया में पहली बार तमाशा देखा है। जो ज्यादा अजीम है उसका नाम बाद में और जो कम अजीम है उसका नाम शुरू में। माका बोला, तुम हमें आपस में लड़वाना चाहते हो? इमरान ने मासूमियत से कहा, जी मजा तो बहुत आएगा। माका ने घंटी बजाई। 2 अशखास मशीन गन संभाले अंदर आए। वो बोला, इसे ले जाओ और इसे मशीन नंबर 2 में टेस्ट करो। वो दोनों इमरान को लेकर बाहर निकल लिए। वो उसे लिए हुए एक और कमरे में आए जहां एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसके दरमियान एक कुर्सी रखी हुई थी। सामने एक बड़ी स्क्रीन थी। उन दोनों ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया। इमरान बोला, क्या मेरी हजामत बड़ी हुई है? एक बोला, क्या मतलब? इमरान ने कहा, कमाल है यार, सब ही बुद्धू हो, मतलब कोई भी नहीं समझता। क्या ये बार्बर शॉप है? मुझे तो मशीन और कुर्सी किसी नाई की मालूम होती है। देखो मेरी क्रू कट बनाना। वो दोनों हंसने लगे। उनमें से एक बोला, फिक्र न करो, अभी सब कुछ बता दोगे, फिर पूछूंगा आटे दाल का भाव। इमरान बोला, अभी पूछ लो, आटा बड़ा महंगा है, 40 रुपए का किलो और दाल 120 रुपए। दोनों एक बार फिर हंसने लगे। अब उन्होंने एक लोहे की टोपी इमरान के सर पर डाल दी। इमरान अपने सर को नहीं हिला सकता था। उनमें से एक ने मशीन को ऑपरेट किया। स्क्रीन पर हल्की हल्की सी लहरें कूदने लगी।